और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ बता? मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 आलू थे और कम से कम 5 लौकी। हैं? पर वो कैसे? अरे मैंने इन्हें कहा था कि 3 किलो आलू लाना और आधा किलो लौकी, पर ये वहां जाकर भूल गए और 3 किलो लौकी ले आए और आधा किलो आलू। बता, ऐसे हैं ये। कमाल ही हो गया ये तो। फिर तूने उन्हें कुछ कहा नहीं? कहती क्या, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैंने दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भुलक्कड़ राम सब्जी गलत तौल से ले आए हैं। फिर जब मैंने इन्हें इनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब आपने गलती की है तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर तूने क्या करवाया जीजू से? मैंने कहा कि अब इतनी लौकी का क्या करें, तो खुद से ही बोले कि चलो लौकी की बर्फी बनाते हैं। और पता है, मैंने तो बहुत कम काम किया और सारी बर्फी इन्हीं से बनवाई। अरे वाह, तो कैसी बनी इतनी सारी लौकी की बर्फी? 1 नंबर की बकवास, 1 पीस खाकर ही फेंकनी पड़ी सारी की सारी। इनका चेहरा तो बस देखने लायक था, घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है सुधा और उसकी बचपन की सहेली जया। सुधा की शादी 2 साल पहले सुरेश के साथ हुई थी। सुरेश अपनी माँ कमला और छोटे भाई जयेश के साथ रहता था। कई दिन बाद जब सुधा अपने माता पिता से मिलने अपने मायके आई तो उसके आने की खबर मिलते ही उसकी बचपन की सहेली जया भी उससे मिलने चली आई, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थी और एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। उस दिन दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर जब जया अपने घर जाने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, 2 घंटे हो गए यार बात करते करते, बिल्कुल पता ही नहीं चला। चल अब तू भी आराम कर। अरे यार शिट, क्या हुआ? देख, तुझसे बतियाने में तुझे तेरा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। है? मेरा गिफ्ट? पर किस खुशी में? अरे कुछ नहीं, मैंने जब सुरेश को तेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, तो बस मैंने ले लिया। ये देखना कैसे हैं। वाह, कितनी प्यारी इयररिंग्स है यार, कसम से अब ना मुझे तुझसे जलन हो रही है। जलन? पर क्यों? कितने प्यारे हस्बैंड मिले हैं तुझे यार, कितनी केयरिंग है। काश मेरी शादी उनसे हो गई होती। चल पगली, वैसे तेरे पास एक मौका है। हैं? क्या बोल रही है? अरे मैं अपने देवर जयेश की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल अपने भैया की कॉपी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बोल, बात चलाऊं क्या? चल पगली, ओके बाय। जया शर्माते हुए वहां से चली गई। सुधा 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आई थी और जया उससे रोज मिलने आती थी। और फिर जब सुधा के ससुराल वापस जाने का वक्त आया तब, क्या यार अब तू चली जाएगी? कितना मजा आया ना 6 दिन। हाँ यार, तेरे साथ 6 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। साथ में शॉपिंग करना, गोलगप्पे खाना, सच में बचपन की सारी यादें ताजा हो गई यार। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हाँ मुझे भी। अच्छा सुन ना, तूने क्या सोचा फिर उस बारे में? किस बारे में? अरे पगली, शादी तो करेगी ना कहीं, तो मेरे ही घर आ जाना, मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। हैं? तू सच में कह रही थी क्या उस दिन? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मजाक कर रही हूँ मैं? और क्या, देख मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं तो सुरेश को जानती भी नहीं थी, पर मेरी किस्मत देख कि मुझे कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले। और भरोसा रख, जयेश भी वैसा ही है और मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी। और वैसे भी अगर तू मेरी देवरानी बनकर आएगी तो सोचना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। रोज शॉपिंग और रोज गोलगप्पे, एक बार सोचकर तो देख। पर कुछ नहीं। अरे मेरी देवरानी बन जाएगी तो जिंदगी भर साथ रहेंगे हम दोनों, एक घर में एक छत के नीचे। प्लीज हाँ बोल देना यार। अच्छा ठीक है बाबा, पर बात किससे करूं, कैसे करूं, मतलब कि अरे उस सब के लिए मैं हूं ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहते ही सुधा ने खुशी में जया को जोर से गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। उधर सुधा ने अपने ससुराल जाते ही अपनी सास कमला से जया के लिए बात की। पूरा परिवार जया के घर पहुंचा और जयेश को भी जया पसंद आ गई। चटमंगनी पट ब्याह होते ही जया अब सुधा की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल अब एक था। और फिर सुधा, अब तो तू खुश है ना? ले आ गई मैं तेरी देवरानी बनकर। पहली बात तो ये है कि ये तेरा और तू कहना बंद कर मुझे, और दूसरी बात मैं तेरी जेठानी हूँ, तो सबसे पहले तू पहले मेरे पैर छू। ये क्या कह रही है सुधा? क्या हो गया तुझे? समझ नहीं आता? पैर छू मेरे। सुधा के ये बदले तेवर देखकर जया हैरान रह गई थी, मगर वो मजबूर थी क्योंकि वो देवरानी थी और सुधा उसकी जेठानी। ऐसे में बेचारी जया आंखों में आंसू लेकर सुधा के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तो सुधा ने फौरन उसके कंधे पकड़ लिए। ओए पगली, मजे ले रही थी तेरे। तू ना रुक जरा, अभी बताती हूँ जेठानी की बच्ची। सुधा ने जया के साथ ऐसा मजाक किया था कि एक बार को तो जया भी घबरा गई थी। फिर गुस्से में वो सुधा को मारने दौड़ी। उधर सुधा भी पूरे घर में भाग रही थी। जया ने सुधा को पकड़ लिया और फिर दोनों खुशी में जोर से गले लग गई, क्योंकि वो जानती थी
कि अब वो जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। अब तो वो दोनों हर वक्त साथ रहती, साथ काम करती और घंटों बातें किया करती। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद घर की डोरबेल बजी, जो इन दोनों सहेलियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कौन है? सुधा, देखना जरा। मैं हूँ माँ। घर के मेन गेट पर नंदिनी खड़ी थी, जो सुरेश और जयेश की बड़ी बहन थी, और वो अपने साथ एक बड़ा सूटकेस लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर, अरे नंदिनी, ऐसे अचानक? अब दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए और नहीं आएंगे। मैं घर वापस आ गई हूँ माँ। इतना कहते ही नंदिनी अपनी माँ कमला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने एक सांस में अपनी माँ को सारी बात बता दी। तू चिंता मत कर, जब तक तू चाहे यहीं रह। कमला की बात सुनकर जया और सुधा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। शाम को रसोई में, ए सुधा सुनना, ये नंदिनी दीदी क्यों आई है? यार मुझे नहीं पता। अच्छा, वैसे स्वभाव कैसा है इनका? ठीक ही है, पर ज्यादा बात नहीं करती हैं। उनकी शादी पहले हो गई थी तो मैं भी ज्यादा जानती नहीं उनके बारे में। यार मुझे चिंता हो रही है। किस बात की? अरे यार, अभी तक तो हम लोग खूब मस्ती करते थे, मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर नंदिनी दीदी मुझे थोड़ी खूंखार टाइप लग रही है। चल पगली, ये सब मत सोच और अपना काम कर। जया का डर सही था। नंदिनी को ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था, और इसीलिए अब नंदिनी की वजह से सुधा और जया भी घर में शांत ही रहने लगे। फिर एक दिन खाने पर, अरे जया, दाल तुमने बनाई है ना? हाँ जी मम्मी, मैंने बनाई है। एक बार चख कर तो देख, कितना तेज नमक है। मस्ती अपनी जगह है, पर काम को लेकर थोड़ा गंभीर भी रहा करो बेटा। जी मम्मी जी। कमला गुस्से में खाने की मेज से उठकर चली गई। उसके बाद नंदिनी भी खाना छोड़कर चली गई, और ये देखकर जया और सुधा घबरा गए। अरे यार सुधा, तू देख नहीं सकती थी क्या? मैंने कहा था कि दाल में नमक डाल दे, ये थोड़ी ही कहा था कि उसमें नमक भर ही दे। फालतू में डांट पड़वा दी मम्मी जी से। तेरी कसम यार, मैंने ठीक ही डाला था, पर पता नहीं कैसे नमक इतना तेज हो गया। तू रहने दे यार, बस एक काम दिया था तुझे। इतना कहकर जया गुस्से में वहां से चली गई। बाद में सुधा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जया नहीं मानी। फिर कुछ दिनों के बाद, जया सुन ना, क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ। बता यार, मेरी एक साड़ी धो देगी क्या प्लीज? हाँ हाँ ठीक है, ला दे दे। जया ने गुस्से में सुधा से उसकी साड़ी ले ली। उधर कपड़े धोकर जया छत पर गई और सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। थोड़ी देर बाद सुधा अपनी साड़ी लेने छत पर गई तो उसने देखा कि उसकी साड़ी पहले से भी ज्यादा गंदी थी और छत के कोने में जमीन पर पड़ी थी। ये देखते ही सुधा भड़क गई और तेजी से नीचे उतरी। जया, ओ जया, अगर तुझे साड़ी नहीं धोनी थी तो साफ बोल देती ना, उसे ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? देख, मैंने तुझे कहा था कि मैंने जानबूझकर नमक तेज नहीं किया था, पर तू है कि अब उस छोटी सी बात का बदला लेने पर आ गई। जा, मुझे तुझ सबसे कोई बात नहीं करनी। ओए सुन, तू क्या बात नहीं करेगी मुझसे? मैं ही तुझसे बात नहीं करूंगी। अब से भाड़ में जा तू, समझी? जया के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहां उनकी सास कमला आ गई और फिर, अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? आपस में मत लड़ो। देखिए ना मम्मी जी, इसने मेरी साड़ी फेंक दी। मम्मी जी कसम से मैंने नहीं फेंकी, बल्कि इसी ने दाल में नमक तेज कर दिया था उस दिन। मम्मी जी से कह दो कि ये यहाँ से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। यहाँ से जाना किसे चाहिए ये मैं जानती हूँ, और वो तुम दोनों नहीं बल्कि नंदिनी है। कमला की बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया और पास ही खड़ी नंदिनी के तो पैरों तले जमीन ही नहीं रही। और फिर, क्या? पर मैंने क्या किया माँ? इस सब में मेरा क्या कसूर? मैं सब जानती हूँ नंदिनी, तू अपनी जेठानी से लड़कर यहाँ आई थी। मुझे लगा तू परेशान है, इसलिए मैंने तुझे वापस जाने को नहीं कहा, लेकिन तू तो मेरे ही घर को उजाड़ने लगी। मेरी दोनों बहुओं में लड़ाई कर दी। उस दिन दाल में जब तूने नमक डाला था तो मैंने सब देख लिया था। मैं तो बस जय को डांट कर तेरे इरादे भांप रही थी, और आज मैंने खुद देखा कि कैसे तूने छत पर जाकर सुधा की साड़ी तार से नीचे गिराकर उसे गंदा किया। अब बस बहुत हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कह दूं, चली जा अपने घर। और तुम दोनों, तुम तो बचपन की सहेली हो ना, फिर एक दूसरे पर इतना भी भरोसा नहीं है। ऐसी कैसी दोस्ती है ये? चलो एक दूसरे से माफी मांगो। सच्चाई जानकर सुधा और जया एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। दूसरी तरफ अपनी पोल खुलने के बाद नंदिनी चुपचाप सूटकेस लेकर बाहर निकल गई। मैं रानी मुखर्जी इस धरती, आसमान, वायु, अग्नि, जल सबको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आज के बाद गृहस्थ जीवन हमेशा के लिए त्याग दूंगी। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर, उसका पति विक्रम, देवरानी राधिका, देवर गगन सब आ गए। भैया लगता है भाभी कोई सपना देख रही हैं। तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। जो आप लोगों ने सुना बिल्कुल सही सुना। मैंने संन्यास ले लिया है। मैं गृहस्थ जीवन त्याग रही हूँ, और विक्रम जी मेरे लिए जल्दी से एक बढ़िया सी भगवा रंग की साड़ी लेकर आइए।
तुम तो मोह माया से आजाद हो चुकी हो, अभी भी बढ़िया सी साड़ी चाहिए। सन्यासी का मतलब उसे ना ही अपने कपड़ों का बोध रहता है और ना ही खाने पीने का। पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल, मैंने रील्स में देखा था, जो औरतें सन्यास लेती हैं वो भगवा रंग का कपड़ा पहनती हैं, वरना उन्हें सन्यासी नहीं माना जाता है। जल्दी से जाओ, मेरा समय व्यर्थ मत करो बालक। बालक? बहू, विक्रम तुम्हारा बालक नहीं पति है। एक सन्यासी के सामने सभी बालक समान ही होते हैं। जल्दी से साड़ी लेकर आइए, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। हाँ, लेकिन तब तक तुम अपना फैसला मत बदल देना। उसने घूर कर विक्रम को देखा, लेकिन इतने में विक्रम भाग कर गया और उसके लिए भगवा रंग की साड़ी ले आया। लेकिन वो सन्यास आखिर लेना क्यों चाहती थी, इसके लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। कुछ महीनों पहले विक्रम की पत्नी रोज रोज कुंभ मेले वाली रील्स देखा करती थी। अरे बहू, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो, खाना बना लो कम से कम। सासू माँ, राधिका से बोल दो ना, वो बना लेगी। वो बेचारी सबके कपड़े धो रही है, दोपहर खत्म होने वाली है, अभी तक खाना ही नहीं बना। तभी राधिका कपड़े धोकर वहाँ पर आ गई। रहने दो सासू माँ, भाभी को मोबाइल ने बहुत आलसी बना दिया। मुझे तो बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ही जा रही हूँ खाना बनाने। देवरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, वरना सासू माँ तो मेरी खोपड़ी चट कर जाती। राधिका जाकर खाना बनाने लगी। जेठानी फिर से मोबाइल देखने लगी। मोबाइल में वो किसी सन्यासी का प्रवचन देख रही थी। मैं मोह माया से तंग आ चुकी थी और कहते हैं सन्यास में ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहेंगे तो कोई आपको अपने अंदर झांकने ही नहीं देगा। इन सन्यासियों का जीवन कितना सुकून भरा रहता है, न कोई काम करने को कहता होगा और न ही कोई बोझ होता होगा। यहाँ तो जब देखो मुझे खाना बनाने के लिए ताने मिला करते हैं। लगभग 1 घंटे में राधिका ने खाना बनाकर तैयार कर दिया। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, लेकिन जेठानी अभी तक मोबाइल ही देख रही थी। तभी राधिका ने अंदर से आवाज दी, सासू माँ, खाना बन चुका है। अरे बहू, चुपचाप मोबाइल रख दे और कम से कम थोड़ी राधिका की मदद कर दे। खाना नहीं बना सकती, परोस तो सकती है। उसने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। इस बात से उसका पति विक्रम नाराज हुआ। वो उठा, उसका मोबाइल छीना और जमीन पर पटक दिया। ये सब कुछ इस मोबाइल की वजह से ही हो रहा है। जब देखो तब मोबाइल में ही लगी रहती हो। कम से कम छोटी बहू का हाथ तो बटा लिया करो। मैं उसकी मदद करने ही वाली थी, लेकिन आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। आप लोगों को खाना है, खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, मत खाओ, यहीं बैठी रहो। रहने दे बेटा, मैं ही छोटी बहू की मदद कर देती हूँ जाकर। राधिका और उसकी सास मिलकर खाना ले आई और सभी लोग खाना खाने लगे। ऐसे ही समय बीत रहा था। रात में राधिका की जेठानी को भूख लगी। वो उठकर वहाँ से जाने लगी, तभी उसके पति की नींद खुल गई। क्या हुआ, अब भूख लग गई ना? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है खाने की, मैं तो बस बाथरूम तक जा रही हूँ। बाथरूम का बहाना बनाकर वो किचन में गई। फ्रिज में देखा ढेर सारे फल मिठाई रखे थे, सारे उसने खत्म कर दिए। अब वो कभी अपने पति का तो कभी राधिका के मोबाइल में रील देखा करती थी। हर वक्त उसे काम के लिए ताना दिया जाता था, जिस वजह से वो परेशान होकर एक दिन घूमने के लिए बाहर निकल गई। तभी उसे जंगल में कुछ सन्यासी औरतें मिली। आप लोग तो मुझे सन्यासी लग रही हैं, क्या आप लोगों ने सन्यास ले रखा है? हाँ पुत्री, हम सभी लोगों ने सन्यास ले रखा है। हमने सारी मोह माया और गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है, भगवान किसी न किसी तरह उसे वहाँ पहुँचा ही देता है। दरअसल मैं भी सन्यास लेना चाहती हूँ, क्या मैं आप लोगों के साथ रह सकती हूँ? देखो पुत्री, हर किसी को लगता है कि सन्यासी का जीवन बहुत सरल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या तुम अपना घर, परिवार, रिश्ते, नाते, मोह माया सब कुछ छोड़कर यहाँ आ सकती हो? मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह जैसे ही वो घर गई, वैसे ही उसने सन्यास की घोषणा कर दी। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। विक्रम उसके लिए साड़ी ले आया। साड़ी पहनकर वो उन सन्यासिनियों के पास पहुँच गई। क्या बात है पुत्री, तुमने तो पहले ही वेशभूषा बना ली। लगता है सन्यास के लिए तुम बहुत ही आतुर हो। मैंने आपको कल ही बताया था ना, मेरा सन्यास लेने का बहुत दिनों से मन है। आज आप मिल गई तो मैं ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। मैंने भी आज से अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा चलेगी। हमें पता भी तो चले कि तुमने सच में मोह माया छोड़ दिया है या सिर्फ दिखावा ही है। मैंने सारी मोह माया पहले ही त्याग दी है। आप मुझसे कोई भी परीक्षा ले लीजिए, मैं सफल होकर दिखाऊंगी। तो ठीक है, फिर चलो हमारी कुटिया में रहो चलकर हमारे साथ। अब राधिका की जेठानी उन सन्यासियों के साथ रहने लगी। रात में सन्यासियों ने उससे कहा, चलो पुत्री, हम सब मिलकर अपने लिए भोजन बना लेते हैं। जीवित रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। आप लोग गांव-गांव जाकर खाना मांगकर नहीं खाते क्या? मैंने तो सुना है जितने भी सन्यासी होते हैं वो सब लोगों से भिक्षा मांगकर खाते हैं। देखो पुत्री, हम सब गृहस्थ जीवन छोड़ कर आए हैं,
तो अब उन्हें क्यों परेशान करना। जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं और कहीं भी खाना बनाने की व्यवस्था नहीं होती, तब हम लोगों से मदद मांग लेते हैं, वरना हम खुद ही बनाते हैं। अगर तुम तैयार नहीं हो तो वापस लौट जाओ। नहीं नहीं नहीं, वापस तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों की मदद कर दूंगी खाना बनाने में। जहाँ अभी तक वो घर में बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, अब यहाँ पर उसे कम से कम 50 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। घंटों तक वो लोगों के साथ मिलकर खाना बनाती रही। पुत्री, लगता है तुम घर में बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। तुम्हारे काम को देखकर ऐसा ही लग रहा है। खैर, धीरे धीरे सीख जाओगी। अगली सुबह 4 बजे ही सन्यासी ने सभी को उठा दिया। पुत्री, उठ जाओ, उठ जाओ, 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। जेठानी अंगड़ाइयां लेते हुए उठी। अरे सोने दो ना विक्रम, अभी तो अंधेरा है। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? तुम सन्यास ले चुकी हो, तुम हमारे साथ जंगलों में हो। उठो जल्दी, जल्दी से नहा धो लो, हम सबको ध्यान में बैठना है। अब उसे मजबूरी में नदी के ठंडे पानी में सुबह 4 बजे ही नहाना पड़ा। नहाने के बाद वो सभी ध्यान में बैठ गई, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था। ये सभी लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। मैं पेड़ के सहारे बैठ जाती हूँ और सो जाती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो चुपके से सरक कर पेड़ के सहारे बैठ गई और सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो पेड़ गिर गया। सभी सन्यासियों की आंखें खुल गईं। लगता है तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है। चलो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यहाँ के पेड़ भी चार्ज हैं। तुम हमें धोखा दे सकती हो, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधों को नहीं। तो इस तरह हर रोज 4 बजे ही उसे उठा दिया जाता था। खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते थे, लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी। इन सब से वो परेशान हो गई। इससे अच्छा तो मैं देवरानी जी की खाना बनाने में मदद कर देती। यहाँ तो मुझसे कई गुना ज्यादा काम कराया जा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया और वो सन्यासियों के साथ रहकर परेशान हो गई। तभी एक दिन, पुत्री, तुम्हारी सभी परीक्षाएं तो पूरी हो गई, लेकिन तुम एक में भी सफल नहीं हो पाई पूरे तरीके से। लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गई तो बाकी सभी परीक्षाओं में भी पास कर दिया जाएगा। अब कौन सी परीक्षा बाकी है? अब हम तुम्हें गंजा कर देंगे। तुम्हें अपने बालों का त्याग करना होगा हमेशा के लिए। सभी सन्यासियों ने शुरुआत में यही किया था। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बालों का त्याग नहीं कर सकती। मेरे इतने घने सुंदर बाल हैं, मैं गंजी नहीं हो सकती, बहुत बुरी लगूंगी मैं। लेकिन तुमने तो सारी मोह माया त्याग दी थी, फिर अपने बालों से इतना मोह क्यों? अगर सच में तुमने मोह त्याग दिया है तो किसी चीज से भी मोह नहीं रहना चाहिए। 2 लोग इसके हाथ पकड़ो और 2 लोग इसके पैर। जल्दी से इसे गंजा बना दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सन्यासी बनना ही नहीं है। छोड़ो मुझे, जबरदस्ती मत करो। वो किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भाग गई और सीधा अपने घर पहुंची। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ही फैसला गलत था। मैं अभी सन्यासी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो इस घर से परेशान होकर भागी थी, पर मुझे क्या पता था कि घर से अच्छा स्वर्ग कहीं नहीं होता। उसने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी, जो भी उसके साथ घटित हुआ था। चलो, कम से कम तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। बहू, सन्यास तब लिया जाता है जब हमारे अंदर से मोह का नाश हो जाता है। बाहरी दिखावा करने से कुछ नहीं होता। अभी तो उसने तुम्हारे बाल मांगे, लेकिन उससे भी बड़ा मोह तो हमारे शरीर का है। क्या तुम शरीर त्यागने के लिए तैयार हो? जब शरीर छोड़ने में भी डर न लगे, वो होता है सन्यास। क्या बात है, बढ़िया। राधिका, आज के बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे। उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर खुशी खुशी काम करने लगी।